बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, जैसे जो रिसेंट डेवलपमेंट है आपके मेडिकल के हिसाब से, उसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब दिया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको रियल सिनेरियो बता देता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल कमीशन की जो सूरत हाल है, जो इनका झगड़ा गुज़श्ता 3 सालों से चल रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है मैं आपको रिसेंट और फैक्ट्स और फिगर्स बता देता हूँ। उसके बाद मेरे ख़्याल में कोई चीज़ रहेगी नहीं, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ें पूछते हैं जिनका आपको प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकता है, प्रेज़िडेंट जवाब दे सकता है, मैं नहीं दे सकता उसका जवाब, ना ही मेरी डोमेन के अंदर आता है कि मैं उन चीज़ों को बैठ के डिस्कस करूँ। पहली बात ये कि बेटा, कल नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो पीएमसी जो हमारे पास पहले मौजूद थी, उसको डिसॉल्व करके पीएमडीसी बनाने का बिल पास हो गया। तो नेशनल असेंबली से बिल पास होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है कि वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को डिसॉल्व करके पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन वापस बना रहा है। ये बात बेटा ज़हन में रखिएगा कि 3 सालों से पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन ही थी, पीएमडीसी थी, जिसको पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर पीएमसी बना दिया गया था और थोड़ा उसके इख्तियारात को बढ़ा दिया गया था। तो अगर पीएमडीसी बनती है, क्योंकि नेशनल असेंबली से बिल पास हो गया, अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट का इजलास चल रहा है, इसलिए 1 या 2 दिन के अंदर ये सेनेट से पास हो जाएगा, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है वहाँ पे, वहाँ से भी इजीली पास हो जाएगा जैसे कल असेंबली से हो गया। उसके बाद ये सदर के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करने के बाद ये कानून बनेगा, उसके बाद पीएमसी डिसॉल्व मानी जाएगी। जब तक ये सेनेट से पास नहीं होता, जब तक ये प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती, तब तक पीएमसी डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये बिल अभी कानून नहीं बना। बिल अलग चीज़ होती है, कानून अलग चीज़ होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि 10 से 15 दिनों के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर एतराज़ करेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे लिए बड़ी है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो 10 से 15 दिन लग जाएँगे। तो ये हुई रिसेंट सूरत-ए-हाल। तो अभी से आप ये नहीं समझें कि कोई पीएमसी डिसॉल्व हो गई या पीएमडीसी आ गई, बस काम शुरू हो गया। अब पीएमडीसी बनेगी 15 20 दिनों के बाद, मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद पीएमडीसी बनेगी, उसके लोग बैठेंगे, उसके बाद उसका प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट मुकर्रर होगा, उसके बाद उसके इख्तियारात जो है होंगे। उसके बाद वो आपकी जो एमडी कैट है, उसका जो है वो फैसला करेंगे कि ये सेम पैटर्न पे होनी चाहिए जैसे चल रही है, या इसका पैटर्न चेंज करना चाहिए। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इस लेवल पे पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, पैटर्न सेम रखेंगे। बाकी ये होगा कि हर प्रोविंस को कहा जाएगा कि आप अलग-अलग अपनी टेस्ट लें। तो प्रोविंस अपनी अलग-अलग टेस्ट लेगा, इसके 100% चांसेस लग रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे कोई पैटर्न के अंदर तब्दीली आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा टाइम आ चुका है कि स्टूडेंट 2 सालों से इसी पैटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से पैटर्न मुझे चेंज होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल वो कब होगा? तब होगा जब पीएमडीसी के ऑफिशियल्स बैठेंगे, तय होगा। अभी पीएमडीसी नहीं बनी है, अभी पीएमसी को डिसॉल्व करने का बिल सिर्फ़ एक जगह से, नेशनल असेंबली से पास हुआ है। दूसरी बात कि अगर पीएमडीसी बन जाती है, तो टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर प्रोविंसेस लेते हैं टेस्ट, तो प्रोविंसेस जो टेस्ट लेते हैं, तो सिंध के अंदर वो एनटीएस लेता रहा है पहले, पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर वो यूएचएस लेता रहा है,
और केपीके के अंदर वो केएमयू लेता रहा है। तो केएमयू का पैटर्न थोड़ा मुश्किल है, केपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट है, ईटीए वगैरह जो उनकी टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट वो लेता रहा है। यूएचएस का पैटर्न अलग था। यूएचएस का पैटर्न जो रात मैसेजेस में चल रहा है कि बायोलॉजी के 80 हैं, केमिस्ट्री के 60 हैं और फिजिक्स के 40 हैं, इंग्लिश के 20, ये यूएचएस का पैटर्न है पंजाब का जो बिफोर पीएमसी चल रहा था। और ये पैटर्न पीएमसी में भी 1 साल रहा है। जो फर्स्ट ईयर जो पीएमसी का था उसमें ये पैटर्न था, लेकिन ये पैटर्न यूएचएस का है। एक्चुअली यूएचएस इसको फॉलो करता रहा है पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान की टेस्ट भी यूएचएस लेता है। और उसके बाद सिंध का पैटर्न ये रहा है कि सिंध के अंदर हमेशा एनटीएस ने टेस्ट लिया। एनटीएस का पैटर्न ये होता है कि उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले रहा है। अब नया तो जब आएगा तो पता लगेगा, लेकिन जो पुराना पैटर्न था उसमें 100 क्वेश्चंस थे। 30 जो थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 30-30 थे और 10 इंग्लिश के थे। ये जो पैटर्न चल रहा था बिफोर पीएमसी, पीएमसी से पहले, पीएमडीसी के वक्त में, ठीक है, पीएमडीसी के टाइम में ये पैटर्न चल रहा था। तो आखिरी साल में ये इनकी गड़बड़ हुई थी पीएमसी और पीएमडीसी की, तो पता नहीं लग रहा था कि पैटर्न कौन सा है, लेकिन बहरहाल ये पीएमसी से पहले ये पैटर्न चल रहा था। अब नया पैटर्न कौन-सा होता है, ये तो वक़्त बताएगा, टाइम बताएगा। अब ये जो मैसेजेस के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स चल रहे होते हैं, इनके ऊपर तवज्जो ना दें। जो फाइनल पैटर्न आएगा वो पीएमसीसी बनने के बाद आएगा। बिल के अंदर पैटर्न नहीं होता, पैटर्न इदारा तय करता है। ये प्रपोज़्ड चीज़ें कि लोग जो चाहते हैं कि एक मेरी जैसे ख्वाहिश हो कि इस तरह से टेस्ट हो, मैं एक मैसेज बना के फैला देता हूँ, तो ये समझे इस तरह की चीज़ें होंगी और बहुत सारी होंगी अभी भी। हर कोई अपने हिसाब से जो है वो चाहेगा कि मेरे हिसाब से टेस्ट सेट हो, तो ऐसे नहीं होगा। एक गवर्नमेंट जो भी तय करेगी हमने उसको फॉलो करना है। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम से बहुत पहले की चीज़ें हैं। और उसके बाद आखिरी बात कि हमने जो पीएमसी की फीस दी है, उसका क्या होगा? बेटा ये तो आपको पीएमसी का प्रेज़िडेंट बता सकता है या इस मुल्क का प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये फ़ी आपको मैं वापस दूँगा? मैंने तो आपसे फ़ी नहीं ली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये क्या होता है, डिटेल्स आने दें। अब एक मूव होती है और आपको 5 मिनट में सारी डिटेल्स तो नहीं जो है वो कोई भी इदारा नहीं बता सकता आपको। अभी जो चीज़ बनी नहीं, पीएमडीसी बनेगी तो पता लगेगा। इसलिए आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ें। आगे जो होगा देखेंगे उस बात को, ठीक है ना? फिर प्रोविंस लेता है, फुल सिलेबस होता है, क्या होता है, ये आने की चीज़ें। अभी आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं, उसी तरह से अपना सिस्टम कंटिन्यू करें। कोई बुक्स चेंज नहीं करने, कोई पैटर्न चेंज नहीं करना। आप सब जिस तरह से पढ़ रहे हैं, उसी पैटर्न के अंदर पढ़ते रहें। कोई भी आप मेरा मेरा ज़ाती जो आपको मशवरा है, वो ये है कि आप सोशल मीडिया को 1 हफ़्ते 10 दिन तक छोड़ दें, क्योंकि इसके ऊपर इतनी न्यूज़ चलेंगी कि आप फ्रस्ट्रेट होगे। जो भी वैलिड चीज़ होगी वो हम आपको ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे कि ये अब हो चुका है या पैटर्न सेट हो चुका है, वो हम लोग खुद ही आपको बता देंगे। जो भी होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस होगी, जो भी तरीका होगा, कौन लेगा, टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये पीएमडीसी जल्दी बन जाती है, तो शायद नवंबर या दिसंबर तक आपकी टेस्ट चली जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है पीएमडीसी बनने के बाद, ये मेरी ज़ाती राय है, कि मुझे नहीं लगता कि पीएमडीसी बनने के बाद भी फौरी तौर पे कोई टेस्ट का पैटर्न चेंज होगा। टेस्ट इसी टाइम पे होगी, लेकिन होगी फिज़िकल। ये तय है कि टेस्ट फिज़िकल होगी, ऑनलाइन जो होगा वो सिस्टम नहीं होगा। अब 1 दिन के ऊपर टेस्ट होगी, हर प्रोविंस की अलग होगी और एक ही दिन पे पूरे प्रोविंस के अंदर होगी, जैसे पहले होता रहा है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं कि आप समझे कैसे होगी, ये पहले होता रहा है। ये सिर्फ़ 2-3 साल पीएमसी ने तमाशा लगा रखा था, जो ऑनलाइन वगैरह का। इससे पहले होती रही है, फिज़िकल होती रही है, 1 दिन पे होती रही है, एक टाइम पे पूरे प्रोविंस के अंदर होती रही है।
ठीक है, और प्रोविंस के अपने बुक से होती रही है, एनटीएस लेता रहा। एनटीएस अभी भी ले रहा है, पम्स के अंदर ले रहा है, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज नवाबशाह के अंदर डीपीटी की ले रहा है अभी भी, उसके अंदर भी एनटीएस का पैटर्न 100 क्वेश्चंस वाला है। आगे देखते हैं, वक्त बताएगा कि क्या होता है। एनटीएस ने 200 क्वेश्चन वाली भी एक टेस्ट ली है सिंध के अंदर, तो देखते हैं कि इसका जो है वो आगे क्या पैटर्न होता है। जैसे सेट होगा तब तक आप आराम से सुकून से जो है वो पढ़े बैठ के। देखिए बेटा, कल हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल की अब एक दो इक्वेशंस रहती है, उनको हम इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना जो है वो प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बेटा, प्रोजेक्टाइल के बारे में कल हमने हाइट और रेंज के बारे में डिस्कस किया था कि हाइट क्या होती है, रेंज सॉरी हाइट और रेंज के दरमियान क्या ताल्लुक होता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं हाइट और टाइम के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन हम देखते हैं बेटा। तो ये हो जाता है बेटा कि रिलेशन बिटवीन height and time to reach maximum height। बेटा ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला जो टाइम होता है उनका आपस में रिलेशन होता है बेटा। ये हाइट और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का आपस में रिलेशन होता है बेटा। देखें, अगर हम करते हैं तो हाइट हो जाती है बेटा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g बेटा। अगर हम देखते हैं टाइम का बेटा, तो टाइम होता है बेटा वी नॉट साइन थीटा अपान जी बेटा। अब देखिए, इसके अंदर साइन स्क्वायर होता है, इसके अंदर साइन स्क्वायर, तो इसको भी साइन स्क्वायर करने के लिए हम करते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर, इस तरह से। तो हाइट अपान टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर। कैंसिल हो गया बेटा इस तरह से, जी गया जी में, तो ये हो जाएगा बेटा हाइट अपान टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेटा वी नॉट, ये हो जाएगा बेटा 1 अपान सॉरी बेटा जी अपान 2 बेटा, ये जी ऊपर चला जाएगा, एक जी बचा बेटा, तो ये होगा जी अपान 2। तो ये इसके दरमियान ये रिलेशन है। यहां से बेटा आप कर सकते हैं, ठीक है, यहां से आप कर सकते हैं कि बेटा ये रिलेशन आपको बताता है कि यहां से आप इसका कर सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपान 2 बेटा। जी अपान 2 बेटा कांस्टेंट होता है टी स्क्वायर, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू दी टी स्क्वायर बेटा। इसका मतलब है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 बार बढ़ जाएगा तो हाइट 4 बार बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन आपको बताता है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल का ट्वाइस हो जाता है तो हाइट 4 बार बढ़ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि if time of flight of projectile increases 2 times then height increases 4 times बेटा, क्योंकि height is proportional to the t square बेटा, क्योंकि g upon 2 फैक्टर जो होता है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर टाइम 2 बार बढ़ेगा तो हाइट कितनी बार बढ़ेगी? 4। अगर हाइट 2 बार बढ़ेगी तो टाइम अंडर इक्वल टू टाइम्स बढ़ेगा बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। अब इसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, रिलेशन between
height and total time of flight बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, ठीक है। अब इसके दरमियान क्या रिलेशन होता है बेटा, इसका रिलेशन ये हो जाएगा बेटा, हाइट होती है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g बेटा। अब टाइम को डायरेक्ट मैं कर देता हूँ स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 4 v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर बेटा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये होता है टाइम स्क्वायर। स्क्वायर मैंने क्यों किया है, ताकि वी नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में कट जाए। अगर इनको करोगे बेटा, हाइट अपान टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेटा जी अपान 8। अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो हाइट इज इक्वल टू जी अपान 8 इंटू टी स्क्वायर। आप सेम तरह से कर सकते हैं कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। सेम रिलेशन आ जाता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि इसके अंदर जो होता है बेटा, ये इस तरह से होता है बेटा, ये इसका हाइट और टोटल टाइम का रिलेशन है आपस में। मुख्तलिफ क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा जो है वो प्रोजेक्टाइल की थी। अब रेंज और टाइम के दरमियान रिलेशन जो होता है वो लॉजिकल होता है बेटा। अगर हम देखते हैं रेंज और टाइम के दरमियान भी रिलेशन वही सेम होता है जो हाइट और टाइम के दरमियान होता है, कि अगर टाइम 2 बार बढ़ जाएगा तो रेंज कितनी बार बढ़ जाएगी, 4 बार बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। कि हाइट और रेंज जो होती है ये आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर हाइट बढ़ेगी तो रेंज पे भी असर पड़ता है, इसी तरह से टाइम और रेंज के दरमियान भी प्रोपोर्शनलिटी। आप कह सकते हैं बेटा इस तरह से कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो प्रोपोर्शनल। ये बेटा मैथमेटिकली थोड़ा जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है लेकिन साइन वगैरह को फिर प्रोडक्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। मैं जस्ट रिजल्ट लिख देता हूँ बेटा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ टाइम। सेम रिलेशन होगा बेटा। अगर कहा जाए कि टाइम डबल हो जाता है, रेंज कितनी बढ़ जाएगी, तो 4 बार बढ़ जाएगी। जिस तरह से ये हाइट और टाइम का रिलेशन आता है, इसी तरह से रेंज और टाइम का रिलेशन होता है, और ये लॉजिकल रिलेशन बनता है बेटा। कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो होती है वो रेंज जो होती है बेटा, ठीक है, रेंज अगर 2 टाइम्स बढ़ जाती है तो उसका टाइम जो होगा वो अंडर रेडिकल 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारे पास प्रोजेक्टाइल। अब इसके डिफरेंट जो केसेस होते हैं, उन डिफरेंट केसेस की मैं समरी लिखता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक अपना प्रोजेक्टाइल का खत्म है। आपके बुक के अंदर प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशन भी लिखी हुई है कि प्रोजेक्टाइल को एथलेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट्स जो होते हैं जब जंपिंग करते हैं तो किसका जंप बड़ा होगा, उसके लिए भी इसके रूल्स को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि 45 डिग्री पे जो भी एथलीट जंप करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगा। वॉलीबॉल होती है, शूटिंग बॉल होती है, स्क्वैश होते हैं, मुख्तलिफ ये जो टेबल टेनिस होती है या टेनिस होती है, इस तरह से स्क्वैश होती है। इसके अंदर बेटा इसका यूज़ होता है प्रोजेक्टाइल के लाश का, क्योंकि उसके अंदर बॉल को थ्रो किया जाता है, तो बॉल को किस एंगल पे कहाँ तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है प्लेयर्स को कि आप, क्योंकि वहाँ पे बॉल को जब फेंका जाता है तो बॉल जो होता है वो लाइक प्रोजेक्टाइल होता है। अगर आप बॉल को ज़्यादा हाइट दोगे तो ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, सामने वाले प्लेयर को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, वो अपनी पोजीशन संभाल लेगा। अगर आपने सामने वाले प्लेयर को
टाइम नहीं देना, तो आपने बाल की हाइट कम रखनी है। इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो प्रॉपरली ट्रेंड हो कि किस एंगल पे किस तरह से इनको बाल को हिट करना है, ताकि सामने वाले प्लेयर को संभलने का टाइम न मिल सके। तो इसके अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे जो है वो प्लेस के अंदर ये इस्तेमाल होता है बेटा। अब आ जाते हैं इनकी, मैं समरी लिखता हूँ कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होते हैं उसके हमने सिर्फ 2 केसेस पढ़े हैं। अब दोनों केसेस की मैं एक समरी लिख देता हूँ ताकि आपके ये माइंड में रहे, और उसके साथ मैं तीसरा जो केस भी है वो उसके साथ कंबाइन कर दूंगा बेटा। अब ये बेटा हमने केस 1 पढ़ा था प्रोजेक्टाइल का, ये हमने पढ़ा था बेटा केस 1 प्रोजेक्टाइल का। और केस 1 प्रोजेक्टाइल का क्या था बेटा? केस 1 ये था, इस तरह से अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं जो इस तरह से आ जाता है, ये जो प्रोजेक्टाइल होता है इसकी मैं समरी लिखता हूं बेटा। देखें, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसको हम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स देते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई जो होती है वो 0 होती है बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखोगे बेटा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी and final velocity is not same beta। बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं, क्यों नहीं है सेम बेटा? इसलिए कि इसकी फाइनल वेलोसिटी के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक vx होता है और दूसरा vy होता है। vy होता है माइनस जी इंटू टी के बराबर। हमने किया था बेटा, कैलकुलेट में नहीं कर रहा, सब चीजें मैंने आपको डिटेल में कैलकुलेट करके बता दी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बेटा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ v नॉट एक्स होती है, जबकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेटा उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, v नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेटा उसमें v एक्स स्क्वायर होता है प्लस v वाई स्क्वायर होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो इसकी होती है उसके अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जी इंटू टी होल स्क्वायर, इसकी फाइनल वेलोसिटी इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटी इसको वर्टिकल कंपोनेंट दे देती है, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं होती बेटा। इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल बेटा। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होती है। जब वेलोसिटी सेम नहीं है तो इतना तो आप समझते हो कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी। इसकी इनिशियल एंगल ऑफ थ्रो बेटा 0 होती है और इसकी फाइनल एंगल जो होती है बेटा 0 नहीं होती। ठीक है, ये एंगल 0 नहीं होती बेटा, इसलिए इसकी एंगल इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल भी सेम नहीं होती। तो ये प्रोजेक्टाइल इसकी बेटा इस तरह से होती है। अब अगर इसकी रेंज आप कैलकुलेट करें तो बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा टी जो होता है इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी होता है बेटा। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी। और इसकी रेंज जो होती है बेटा, इसकी रेंज होती है r इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, वी नॉट अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी बेटा। तो ये होता है इसके रेंज का फार्मूला बेटा। इसकी रेंज को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वी नॉट एक्स अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी, और इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड केस है बेटा, इस केस की ये चीजें मैंने वहां पे नहीं लिखी थी इसलिए यहाँ पे लिख दी है बेटा।
ये केस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये चीज आपको नहीं बताई थी और ये चीजें नहीं बताई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज क्या होगी, ये मैंने लिख दी है बेटा। अब सेकंड केस है बेटा, केस 2 हमने जो 2-3 दिनों से पढ़ रहे थे, जनरल केस बेटा। ये 2 दिनों से हम पढ़ रहे थे बेटा जनरल केस। ठीक है, इस केस की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है और ये इस तरह से होता है बेटा। ये इस तरह से होता है बेटा, ये वाला केस। अब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल 45 पे क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको लिखवा दी है। जस्ट मैं फार्मूले लिख रहा हूँ बेटा। इसका टाइम जो होता है बेटा, ये हो जाता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी बेटा। इसका टोटल टाइम होता है बेटा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इसकी हाइट होती है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। इसकी रेंज हो जाती है जो है वो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बेटा। इसकी ये इक्वेशंस हो गई बेटा। अब इसके अंदर भी एक फाइनल अगर वेलोसिटी आप निकालना चाहें तो जो इनिशियल होती है वही फाइनल होती है। अब तीसरा केस आपको मैंने बताया नहीं, असल में बताना आज आपको सिर्फ तीसरा केस है कि उसको कैसे डील करोगे बेटा, प्रोजेक्टाइल को। केस 3 होता है बेटा। ठीक है, केस 3 कॉम्बिनेशन होता है केस 1 और 2 दोनों का बेटा। इसको थोड़ा देखिएगा, कोई फार्मूला नया इस्तेमाल नहीं होगा, फार्मूले सेम इस्तेमाल होंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है। बट ये जो केस है, ये केस कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 और 2 होते हैं बेटा। अगर कोई प्रोजेक्टाइल है बेटा, वो यहाँ पे इस तरह से थ्रो किया जाता है बेटा, और वो इस तरह से आके बेटा गिरता है। ये वाला प्रोजेक्टाइल है बेटा। ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल बेटा जो होता है, ये केस 3 के अंदर आता है। और ये प्रोजेक्टाइल जो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है केस 1 और 2 की। केस 1 और 2 को मिला के अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा बेटा। अब ये जो होता है बेटा, इसकी ये होती है हाइट। ठीक है बेटा, ये हाइट जो होती है, इसके हाइट के होते हैं 2 हिस्से बेटा। ये हिस्सा हाइट h1 कहलाता है और ये हिस्सा हाइट h2 कहलाता है बेटा। ये जो हिस्सा होगा बेटा, ये h2 कहलाएगा और ये हिस्सा h1 कहलाएगा। अब इस प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से हम थ्रो करते हैं बेटा, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होते हैं, वी नॉट एक्स भी होता है और वी नॉट वाई भी होता है बेटा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल भी जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसको सिर्फ वी एक्स होती है बेटा। इसको सिर्फ वी एक्स होती है, जबकि इसकी वी वाई यहाँ पे 0 हो जाती है बेटा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का टाइम इसका t1 होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने का इसका टाइम t2 होता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा केस 3 बेटा। अब इसके ऊपर मैं 2 पोजीशन मार्क करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है बेटा। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा 1 और ये जो एंगल होती है थीटा 2 और ये जो एंगल होती है थीटा 3 बेटा, ये तीनों एंगल्स बराबर होती है बेटा। ये जो तीनों एंगल्स होती है, ये बराबर होती है बेटा। ये इनिशियल पोजीशन के सामने किसी लाइन के साथ एंगल और यहाँ पे ग्राउंड के साथ एंगल जो होती है इसकी सेम होती है बेटा। तो पहली बात मैं लिख लेता हूँ कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 बेटा। ठीक है, पहली बात मैंने यहाँ पे लिख दी बेटा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है बेटा।
इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि बेटा यहाँ पे ये हाइट से है और ये यहाँ पे ज्यादा टाइम के बाद गिरेगा, इसका टाइम t2 बड़ा होगा और t1 छोटा होगा बेटा, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा यहाँ पे जो होती है ये फाइनल वेलोसिटी होती है और यहाँ पे आप कर लें इनिशियल वेलोसिटी बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है। आप कर सकते हैं बेटा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होती है इनिशियल वेलोसिटी से, यहाँ पे जब ये गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बेटा चेंज होगी और इसका टाइम t1 इज नॉट इक्वल टू t2। t2 बेटा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू t1, बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने का टाइम ज्यादा होगा, इसका टाइम जो है वो कम होगा बेटा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। आपके ज़हन में आ सकता है, आएगा तो नहीं लेकिन हो सकता है आ जाए, आएगा नहीं, अभी तक ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया नहीं होगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? और इसके ऊपर हम ये डिस्कस करते हैं ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में तो कन्वर्ट कर सकती है लेकिन एनर्जी दे नहीं सकती। कंजर्वेटिव फोर्स अपनी तरफ से एनर्जी नहीं देती, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे ग्रेविटी, कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगी, ऊपर से कोई चीज आएगी तो पोटेंशियल को काइनेटिक में करेगी। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि काइनेटिक जो ग्रेविटी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे सकती। फिर मैं ये बार बार ये खामखा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो आई कहाँ से? बेटा देखें, ये सम हाइट पे पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल सम हाइट पे पड़ा हुआ है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सम हाइट का प्रोजेक्टाइल है, तो सम हाइट वाले प्रोजेक्टाइल के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है बेटा। अब इसके अंदर अगर टाइम t1 कैलकुलेट करें बेटा, t1 हो जाएगा इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा अपॉन जी बेटा। सेम फार्मूला लगेगा यहाँ से यहाँ तक बेटा। और इसके अंदर बेटा h1 जो होती है ये मोस्टली गिवन होती है बेटा। ये जो h1 होती है बेटा, h1 जो होती है बेटा ये मोस्टली गिवन होती है, h1 गिवन होती है बेटा। ठीक है, और h2 अगर आप फाइंड करना चाहें तो h2 आप इस तरह से फाइंड करोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक h2 फाइंड करना चाहोगे तो ये फार्मूला लगेगा बेटा। और इसका टाइम बेटा t2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2h1 प्लस h2 अपॉन जी, इस तरह से होगा बेटा। ये जो हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने का टाइम t2 होता है ना, इसके अंदर h1 भी आ जाती है और h2 दोनों आ जाती है। और इसकी जो रेंज होती है बेटा, इसकी रेंज जो होती है बेटा वो हो जाती है v नॉट x t1 प्लस t2, और यहाँ पे टोटल टाइम हो जाता है t1 प्लस t2। देयरफॉर इसकी रेंज को आप निकाल सकते हैं v नॉट x इंटू टी बेटा, ये हो जाएगा इसकी रेंज का फार्मूला बेटा। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेटा, यहाँ पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक vx होती है, दूसरा vy होता है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेटा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है बेटा इज इक्वल टू बेटा अंडर रेडिकल, ये जो होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर बेटा। vy जो होगा इज इक्वल टू माइनस जी
इंटू T2 होगा बेटा। यहाँ पे जो Vy होगा बेटा, ये सिंपली नहीं निकलेगा। Vy जो होगा ना, ये माइनस जी इंटू T2। आपके पास केस नहीं है, प्रॉब्लम के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए Vy यहाँ से 0 से शुरू होकर यहाँ पे T2 के अंदर बनी है, इसलिए माइनस जी इंटू T2 है बेटा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि वेलोसिटी at position 1 is equal to velocity at position 2 बेटा। पोजीशन 1 और 2 की वेलोसिटी सेम होती है बेटा। जितनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगी बेटा। ठीक है, तो ये मैंने इसको समरी के अंदर लिख दिया है। आपके प्रॉब्लम्स के अंदर ये केस आया हुआ है। ये थर्ड केस हम लेते हैं इसको। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड केसेस। ठीक है बेटा, प्रोजेक्टाइल आपका कंप्लीट है बेटा। ठीक है, अब कल से तो आपके एग्जाम है। आपको बताते हैं कि मैसेज करेंगे कि कितने दिन छुट्टी होगी और कब से फिर क्लासेस शुरू होंगी बेटा। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को मैसेज करते हैं, मैसेज पे बताते हैं। मैंने सिचुएशन आपको पहले भी बता दी है बेटा कि ज़्यादा छुट्टियां नहीं होंगी। जो भी होगा आपको मैसेज में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा इंटर की क्लास है, 5 मिनट के बाद आप फर्स्ट ईयर वाले बेटा लेफ्ट कर सकते हैं।